वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं पिंडम। मूवी की शुरुआत में हम अन्नमा नाम के एक लेडी को देखते हैं जिन्हें भूत प्रेत काला जादू इन सब की बहुत नॉलेज होती है। वो उस वक्त वहां से कहीं जा रही होती है कि तभी उनकी कार पर एक कुत्ता आकर बार बार भौंकने लगता है और कुछ ही पल में उस कार पर अपना सर बार बार मारकर वो कुत्ता वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद अन्नमा बाहर आकर उसे देखती है तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि ये कुत्ता कोई आम जानवर नहीं लग रहा, इसे जल्द से जल्द यहाँ दफना दो वरना यहाँ गलत चीजें होने लग जाएंगी। तभी वहां पर लोकनाथ नाम का एक लड़का जो खुद को अन्नमा से इंट्रोड्यूस करके उन्हें कहता है, मैं मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और आपके ऊपर एक केस स्टडी बनानी है जिसमें मैं आपकी विद्या को देखकर उसके बारे में सीखना चाहता हूँ। अन्नमा मान जाती है और वो लोकनाथ को अपने साथ एक जगह चलने को कहती है। ये घर एक अमेरिकन एनआरआई का होता है और कुछ समय से उनकी बेटी बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगी है। अब अन्नमा उनकी बेटी से उनका नाम पूछती है तो वो अन्नमा से तेलुगु में नाम बताती है, जबकि वो हमेशा अमेरिका में ही रहती थी और उसे तेलुगु आती भी नहीं थी। तभी अचानक घर की सभी चीजें हिलने लग जाती है और अन्नमा लोकनाथ को बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद सीन रात के समय शिफ्ट होता है जहां अन्नमा वो केस सॉल्व करके लोकनाथ के साथ घर जा रही होती है। अब कार में लोकनाथ अन्नमा से पूछता है कि आपने वहां पर ऐसा क्या किया कि वो आत्मा वहां से चली गई, जिस पर बताते हुए अन्नमा कहती है कि उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार को अच्छे से नहीं किया था जिसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मैंने बस उन्हें शांत करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े और उस आदमी के अपने पिता से माफी मांगने के बाद उनकी आत्मा चली गई। इसके बाद घर पर लोकनाथ अन्नमा से पूछता है कि आपने ये सब ऐसे सीखा कहाँ पर। अन्नमा कहती है कि मेरे पिताजी को इन सब के बारे में बहुत जानकारी थी, उन्होंने कई लोगों को इसकी मदद से छुटकारा दिलाया। एक दिन मेरी छोटी बहन की मौत हो गई जिसके सदमे में मेरी माँ भी गुजर गई। कुछ महीने के बाद मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई, उन्हें पता चल चुका था कि उनका भी समय आ चुका है। फिर जाते वक्त उन्होंने मुझे इन सारी विद्याओं के बारे में बताया जिसकी मदद से मैं आज दूसरों की मदद कर पाती हूँ। अब आगे लोकनाथ अन्नमा को पौधों से बात करते हुए देखता है जिस पर वो पूछता है कि क्या पौधे आपसे बात करते हैं असली में। अन्नमा जवाब देती है कि अगर कोशिश करोगे तो इस दुनिया की सभी चीजें तुमसे बात करेंगी, इस पौधे से तो मैं हर रोज बात करती हूँ। अब लोकनाथ अन्नमा का इंटरव्यू लेने लग जाता है जिस दौरान वो पूछता है कि आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा है, मतलब जिसे आप कभी भुला नहीं सकती। अन्नमा कुछ देर सोचती है और फिर लोकनाथ को बताना शुरू करती है। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम 1990 का समय देखते हैं जहां एंथनी नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ है। एंथनी की वाइफ का नाम मैरी होता है और उनकी दो बेटियां हैं जिसमें बड़ी बेटी का नाम सोफी और छोटी बेटी का नाम तारा होता है। तारा बोल और सुन नहीं सकती जिसकी वजह से तारा बात करने के लिए पूरे परिवार को इशारों में ही करती है। आगे हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और एंथनी की माँ को लगता है कि इस बार मैरी को लड़का होगा जिसके रूप में एंथनी के पिता इस घर में आएंगे, यानी कि एंथनी के पिता का पुनर्जन्म होगा और वो एंथनी के छोटे बेटे के रूप में इस घर में आएंगे। अब ये पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो जाता है जहां एंथनी को एक बंद कमरा मिलता है जिसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि ये तो असल में स्टोर रूम है। अगले दिन सोफी अपने स्कूल के लिए चली जाती है लेकिन तारा के लिए वहां पर कोई स्कूल नहीं होता, इसलिए मैरी उसे खुद पढ़ाती है। उसी शाम को अचानक से घर में भगवान की तस्वीर गिर जाती है जिसके साथ एंथनी के पिता की भी तस्वीर टूट जाती है। इसका कारण एंथनी उन पुरानी कीलों को बताता है कि हो सकता है कीलें ढीली हो गई होंगी इसलिए फोटो नीचे गिर गई, पर उसकी माँ को लगता है कि ये एंथनी के पिता का संकेत है और वो बहुत गुस्से में है। खैर आगे जब तारा उस स्टोर रूम में बैठी होती है तो अचानक से उसके सामने हम एक आत्मा को देखते हैं जो उसी वक्त वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद तारा बड़ी अजीब तरह से वहां पर रखे एक चेयर पर बैठकर झूलने लग जाती है जिसके लिए मैरी बाद में उस पर चिल्लाती भी है, पर तारा इस पर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस पर कैसे बैठी। अब हम एंथनी को अपने काम पर देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि उसके पास इस काम में बस 2 महीने बचे हुए हैं जिसके बाद अब उसको नया काम ढूंढना पड़ेगा। एंथनी फिर रात को अपना काम खत्म करके पैदल ही घर जा रहा होता है क्योंकि उसका स्कूटर खराब हो गया था। रास्ते में एंथनी को एक आदमी मिलता है जो उसी जगह पर जा रहा होता है और फिर एंथनी भी उसी के साथ घर की ओर आने लग जाता है, पर घर पहुंचते पहुंचते वो आदमी अचानक से गायब। एंथनी भी डर जाता है कि ये अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर अपने घर जाकर वो ये बात अपनी माँ और मैरी को बताता है। उसकी माँ कहती है हो सकता है तुमने अंधेरे में उस आदमी को अपने घर जाते हुए नहीं देखा होगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद चीजें और भी डरावनी होने लग जाती है जब अगले दिन एंथनी एक कारपेंटर को अपने घर बुलाता है और वो कारपेंटर अपनी छोटी बहन के साथ वहां पर काम करने आता है। जिसके बाद तारा और सोफी उसकी छोटी बहन के साथ खेलने भी लग जाते हैं। अब उसी रात जब एंथनी घर आता है तब उसे अपने घर की छत पर कई लड़कियों की आत्मा दिखती है। अचानक से एंथनी को कोई कुएं में धक्का दे देता है और अगले दिन जब मैरी एंथनी को ढूंढते हुए वहां पर आती है तब जाकर ये लोग एंथनी को बचाते हैं, लेकिन इससे अब एंथनी को बहुत डर हो गया होता है। आगे जब रात में तारा कारपेंटर की बहन के साथ खेलने घर से बाहर आती है तब उसकी बहन तारा को घर से बहुत दूर लेकर चली जाती है। जिसके बाद मैरी तारा को ढूंढते हुए कारपेंटर के घर तक जाती है, पर वहां जाकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है जब कारपेंटर कहता है कि मेरी तो कोई छोटी बहन है ही नहीं, मुझे लगा आपकी बेटियां मुझसे सिर्फ मजाक में ही छोटी बहन की बात कर रही थी, यानी कि अब तक जो लड़की इनके घर में घूम रही थी वो असल में एक आत्मा थी।
अब हम अन्नमा को देखते हैं जो उस रात वहीं से जा रही थी और उन्हें रास्ते में तारा दिख जाती है, जिसे देखकर वो उसे अपने साथ घर की ओर लेकर आती है और इस तरह वो तारा को मैरी के पास पहुंचा देती है। साथ ही वो मैरी से कहती है कि तारा का अच्छे से ख्याल रखो। अब उसी वक्त अन्नमा जब उनके घर को देखती हैं तो पहली नजर में उन्हें घर पर काफी कुछ अजीब लगता है। आगे उसी रात एंथनी की माँ को स्टोर रूम में अजीब आवाजें आने लग जाती है, जिस पर एंथनी कैंडल लेकर स्टोर रूम में चेक करने जाता है और अचानक वहां पर वही डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। एंथनी डरकर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। एंथनी चाहकर भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाता, जिसके बाद उसे अंदर एक आत्मा अपने सामने दिखती है और अगले ही पल एंथनी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उस घर में ब्रोकर आता है जिसे मैरी ने ही कॉल किया था। फिर वो एंथनी को उस कमरे से बाहर निकालता है। एंथनी की हालत बहुत खराब होती है और वो डर कर कांप रहा होता है। एंथनी फिर ब्रोकर पर गुस्सा करता है कि आपने पैसों के लिए हमें एक शापित घर बेच दिया है, ये कैसा घर दिया आपने। ब्रोकर कहता है कि देखो, मुझे भी ये बात पता नहीं थी कि इस घर में एक आत्मा है, पर इसे ठीक किया जा सकता है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको अन्नमा का नंबर देता हूँ, वो आपकी जरूर मदद करेंगी। इसके बाद एंथनी अपने काम के समय पर अन्नमा को कॉल करता है, लेकिन सामने से कोई कॉल पिकअप नहीं करता। उसी रात अचानक से मैरी के पेट में दर्द होने लग जाता है, जिस वजह से एंथनी मैरी को लेकर हॉस्पिटल आता है और घर में एंथनी की माँ, सोफी और तारा अकेले होते हैं। हॉस्पिटल में फिर एंथनी को अन्नमा का कॉल आता है। वो एंथनी से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या तकलीफ है, पर मेरी मानो तुम उस घर से भागने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो आत्माएं तुम पर जानलेवा हमला कर सकती हैं। इतना कहकर अन्नमा कॉल कट कर देती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही एंथनी को जो कॉल आता है उससे वो पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद उसे सोफी का कॉल आता है। वो एंथनी से कहती है कि पापा, दादी मर गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी की माँ की लाश घर के बीचों बीच पड़ी है और चारों तरफ खून बह रहा है। आगे एंथनी अपनी माँ का फ्यूनरल करता है, जिस दौरान अन्नमा उनके घर में आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त अन्नमा को एंथनी की माँ की आत्मा दिखती है, पर वो अन्नमा से बिना बात किए गुस्से में चली जाती है। इसके बाद अन्नमा किसी और औरत की आत्मा वहां पर देखती है, जो अपने इंसान वाले चेहरे के साथ तो बहुत डरावनी दिख रही थी और लगता है यही मेन चुड़ैल होगी। आगे अन्नमा फिर एंथनी के पिता की तस्वीर एंथनी की माँ के कफन के साथ दफना देती है, पर वो तस्वीर वापस उनके घर में आ जाती है, जिस पर अन्नमा कहती है कि तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि अन्नमा के पास अभी भी वो तस्वीर है, लेकिन इसका कारण वो नहीं बताती। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां अन्नमा को घर से भगवान वाली दीवार पर कोने में एक औरत की तस्वीर दिखती है, जिसके बारे में वो मैरी से पूछती है कि ये किसकी तस्वीर है। लेकिन मैरी को भी उस तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि शायद यहाँ हमसे पहले रहने वाले किसी परिवार की ये तस्वीर हो सकती है। आगे अन्नमा पूरे परिवार को साथ में बैठाकर उन्हें कुछ बातें बताती है, जैसे कि उनके घर में कई आत्माएं हैं और सभी आत्माएं भटक रही हैं, इसलिए उन्हें बड़ी सावधानी से यहाँ पर रहना होगा और सबसे ज्यादा ख्याल तारा का रखना होगा, क्योंकि वो इन आत्माओं के लिए सबसे इजी टारगेट है। अब अन्नमा जब यहाँ से जाने लगती है तो वो घर के बाजू वाले बरगद के पेड़ पर गौर से देखती है, जिसके पास जाते ही उसे घर से जुड़ी कुछ पुरानी बातें पता चलती हैं, जैसे कि इस घर में आज से 60 साल पहले एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, जिसके साथ कुछ गलत हुआ, जिस वजह से उन सब की बुरी तरह मौतें हो गई। अन्नमा फिर चले जाती है और जाते हुए एंथनी से कहती है कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगी और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर हम अन्नमा को इस केस से रिलेटेड चीजों को पता करते हुए देखते हैं और एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हुए भी देखते हैं। उसी दौरान अन्नमा को पता चलता है कि किस तरह एंथनी की माँ की जान गई है। तो हुआ ऐसा था, उस रात अचानक से उनकी आंखें खुली और वो मेन हॉल में आ गई, जिसके बाद उनके ऊपर एक भयानक आत्मा ने हमला कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। इस वक्त तक तारा के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो पुरानी वाली तारा है। अब 2 दिन के बाद अन्नमा वापस उस घर पर आती है और उसके साथ उसके 3 स्टूडेंट्स भी आते हैं। पहला आर्या, जो कि काफी यंग और टैलेंटेड है, दूसरा सोहेल, जिसे किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगता, और तीसरा जीके, जो कि सबसे इंटेलिजेंट है और उसे 16 लैंग्वेजेस आती हैं। अब उन सबके साथ मिलकर तारा के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना होता है, लेकिन एक्सोर्सिज्म रात को होने वाला था। उससे पहले शाम में तारा बहुत अजीब तरह से बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमने लग जाती है और अन्नमा एंथनी को उसे ना रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद उस पेड़ में जब देखा जाता है तो वहां से एक कंकाल यानी कि स्केलेटन मिलता है, जो कि उसी बच्ची का है जिसका परिवार एक समय पर यहाँ पर रहा करता था। खैर, अब रात में होता है एक्सोर्सिज्म शुरू और अन्नमा सबको रूल्स बता देती है, जिसे उन एक्सोर्सिज्म के दौरान फॉलो करना है। पहला, तारा से कोई बातें नहीं करेगा, उसकी आंखों में कोई नहीं देखेगा, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और अनजान आवाजों की तरफ कोई नहीं देखेगा। इसके बाद एक्सोर्सिज्म होता है शुरू। तारा के ऊपर वो आत्माएं हावी होने लग जाती हैं। वो तारा को हवा में ले लेती है, जहां तारा खुद से बोलने लगती है और कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। पर इतना कहते तारा को स्टोर रूम में कोई खींच लेता है, जहां फिर अन्नमा और आर्या जाते हैं और वहां उन्हें
3 लड़कियों के कंकाल दिखते हैं। जिसके बाद अनमा को विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि जो परिवार यहाँ पर रहा करता था उसमें पति और सास को लड़का चाहिए था और उनके घर में पहले 4 लड़कियां थी। उनकी बहू प्रेग्नेंट थी और जब पति को पता चला कि उसकी बीबी को वापस लड़की होने वाली है तो उसने चाकू से अपनी वाइफ को मार डाला और एक एक करके सभी बेटियों को भी मार डाला। उस वक्त हमें ये भी पता चलता है कि इस आत्मा ने अब तक मैरी पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और आत्मा को पता है कि उसका लड़का होने वाला है, इसलिए जब उसके बच्चे का जन्म होगा तो वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेंगी। आगे अनमा उस परिवार का सभी पूरा सामान उस घर के बाहर निकालकर सोहेल को जलाने के लिए कह देती है। जिस दौरान उस आदमी की आत्मा जिसने सभी को मारा था वो सोहेल को बार बार आवाजें देने लगती है, जिस पर सोहेल वैसे तो नहीं देखता, पर जब वो आत्मा सोहेल से कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें मुझ में देखने की हिम्मत नहीं है, तो गुस्से में सोहेल उसकी तरफ देख लेता है बस, और उसी वजह से वो आत्मा सोहेल के अंदर आ जाती है। जिसके बाद सोहेल एक्सोर्सिज्म को बीच में ही रोककर चला जाता है और सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनमा किसी तरह उसे रोकती है और उसके गले में भगवान का लॉकेट दे देती है। जिसके बाद सोहेल के अंदर से वो आत्मा बाहर आ जाती है और अब तक एक्सोर्सिज्म भी पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वहां से सभी आत्माएं चली जाती हैं और वो परिवार हमेशा के लिए खुश रहने लग जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां अनमा ने लोकनाथ को यह कहानी बताकर खत्म कर दी होती है कि तभी अनमा के पास एक दूसरे परिवार का कॉल आता है जो सेम आत्माओं और भूत प्रेतों की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अनमा फिर वहां के लिए अपने घर से निकलती है और लोकनाथ भी उसके साथ जाता है। जहां पहुंचकर अनमा देखती है कि इस जगह पर उसी कुत्ते की लाश को फेंका गया है जिसे कुछ दिन पहले अनमा ने मरते हुए देखा था। अब अनमा और लोकनाथ उस घर के अंदर जाते हैं और फिर कहानी का सबसे डरावना ट्विस्ट सामने आता है जहां घर में कोई नहीं है और अगले ही पल लोकनाथ उस आदमी की आत्मा में बदल जाता है जिसे 1990 में अनमा ने उस घर से भगाया था। यानी कि जिसकी कहानी हमने अब तक सुनी थी वो असल में लोकनाथ ही था, जिसकी आत्मा अनमा को अब तक फंसा रही थी और लगभग अनमा फंस भी चुकी थी क्योंकि अनमा के सभी तंत्र वाली चीजें उसी कार में है और अब वो उस घर में अकेले उस आत्मा के साथ है। इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आगे क्या हुआ होगा डायरेक्टर ने तो यहीं पर छोड़ दिया, आप बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।